नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं। आप जानते हैं किस तरह से इजराइल और यूएस के जो हमले हैं ईरान पर वो तेज हो रहे हैं। वहीं ईरान की तरफ से भी लगातार पलटवार किया जा रहा है, एयर डोमिनेंस की बात हो रही है। तो युद्ध में तो तरह तरह की बातें हो ही रही हैं, कौन किसके साथ कौन किसके खिलाफ। लेकिन एक और मुद्दा है जिस पर बहुत विस्तार से बात हो रही है भारत में, और वो मुद्दा है मुसलमानों से जुड़ा हुआ। क्योंकि हम तरह तरह की बातें सुन रहे हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि खमेनी साहब, जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर थे, जिनका जिनका असैसिनेशन हुआ यूएस और इसराइल के जो स्ट्राइक है उसमें उसमें ये कहा जा रहा है कि चाहे शिया हो चाहे सुन्नी हो, वो यूनाइट हुआ है। दुनिया भर का मुसलमान साथ आकर खड़ा हो गया है। यहाँ पर हमने ऐसी तस्वीरें भी देखी हैं कि लोग मातम मना रहे हैं भारत के भीतर। तो तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं कि भाई ये मातम हमने पहलगाम अटैक के बाद क्यों नहीं देखा, जो हम अब खमेनी साहब के मारे जाने की खबर के बाद देख रहे हैं। हाजी नाजिम हमारे साथ है। अक्सर टीवी डिबेट्स में आप इन्हें भी और नाजिया इलाही खान दोनों को देखते आए हैं। दोनों अपनी अपने विचार रखते हैं और दोनों के ही विचारों को समझने के लिए, क्योंकि आप ये ना समझे ये इंडिविजुअल्स है, ये एक तरह की सोच है जो भारत में हमने देखी है, सुनी है, महसूस की है। तो हाजी नाजिम, मैं आपके साथ शुरू करना चाहती हूँ। दो बातें कही जा रही हैं। एक तो कहा जा रहा है जो हमने मातम देखा है भारत के मुसलमानों द्वारा खामनी साहब के लिए, एक तो वो, और दूसरा ये कहा जा रहा है शिया और सुन्नी जो है वो साथ आ गए। इसमें मेरा जो पॉइंट है आपसे वो ये है कि भाई ईरान भी तो सऊदी पर, कतर पर, बहरीन पर, कुवैत पर, सब पर हमले कर रहा है। वहां मुसलमान नहीं रहते हैं क्या? उन मुसलमानों का मारा जाना खबर नहीं है क्या? मैं आपसे ये समझना चाह रही हाँ आदित्य जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? हूँ। जी बिल्कुल आ रही है। हाँ हाँ बोले आप। आदित्य जी, देखिए, हाँ देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर अभी आपने सऊदी अरब और कतर, बहुत सारे मुस्लिम कंट्रियों के नाम लिए, और जिसमें आपने कहा कि ईरान वहां पर अटैक कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं, ईरान जो है मुस्लिम कंट्री पर अटैक नहीं कर रहा, वो सिर्फ और सिर्फ यूएस जो बेस है उनके, उन पे अटैक कर रहा है। क्योंकि उसने तो पहले ही उन पड़ोसियों को पहले ही कह दिया था कि भाई अमेरिका के बेस पे है, उस पे वो करने जा रहा है। तो वो सीधी सी बात है, मुस्लिम कंट्रियों पर इस तरीके का मामला नहीं है। और रही बात, आपको याद हो जब हमास ने इसराइल के ऊपर जिस तरीके से एक अटैक करा था, तो पूरी दुनिया के हर मुल्क ने हमास को लेकर एक मजम्मत वाली बातें करी थी। लेकिन जिस तरीके से इसराइल ने ईरान में जो एक स्कूल था जहां बच्चियां पढ़ रही थी, मासूम बच्चे थे, वहां पर अटैक करो, और कितने वहां पे बच्चों के शहीद हो गए ये, लेकिन इसराइल के किसी भी मुल्क ने मजम्मत नहीं करी। तो ये भी बहुत देखने विचारने वाली बात है। जबकि देखिए, जेनोसाइड हमास ने भी करा था और जेनोसाइड इधर इसराइल ने भी करा, दोनों दोषी रहे। लेकिन एक को तो आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, दूसरे को नहीं कर रहे। और रही बात ये, अभी आपने भारत का जिक्र करा और आपने कहा कि भारत के अंदर जिस तरीके से यहाँ पर ईरान को लेकर, खामने साहब को लेकर जिस तरीके से मातम मनाया गया, देखिए भारत हमेशा वसुधैव कुटुंब की बात करता है और सबके साथ खड़ा हुआ है। और आपने देखा होगा, जब बांग्लादेश के अंदर हमारे हिंदू पीड़ित भाइयों के साथ अप्रिय घटना घट रही है, तो भारत का मुसलमान खुलकर अपने हिंदू भाइयों के साथ खड़ा हुआ था। वो ये नहीं देख रहा था कि ये हिंदू है या मुसलमान है, सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की बात है। और रही बात यहाँ पर, ये भी इंसानियत की बात है। और गोया ऐसा होता है कि एक इंसान का कत्ल करना पूरी इंसानियत का कत्ल करना होता है। तो यहाँ पर जिस तरीके से ईरान को लेकर यहाँ पर एक भ्रम पैदा करा जा रहा है और कहा जा रहा है कि मुस्लिम देशों पर अटैक करा, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो अमेरिका को भी एक खुली चुनौती दे रहा है कि भी देखिए, अगर जहां पर भी आपके ने जो बेस बनाए हुए हैं, उन बेसों को तो नस्ते नाबूद करेंगे, लेकिन जो आपके साथ आपके जुल्म में खड़ा हुआ है, उसके लिए भी एक ये नजीर पेश आ रही है। अभी मैं देख रहा था, कुछ कुछ समय पहले एक वीडियो आ रही थी जिसमें हमें बताया जाता है। एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ जी नाजिम जी, अब 2 मिनट आप रुकिए। मैं आपसे नाजिम मैं आऊंगी आपके पास 1 मिनट के लिए। मैं जरा, आपने अभी ईरान में छोटी बच्चियों के मारे जाने का जिक्र किया, वो बहुत ही शर्मनाक है। मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक रखती हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप मासूम बच्चों को नहीं मार सकते। बिल्कुल अग्री करती हूँ। लेकिन आप मुझे ये बताइए और ध्यान से सुनकर बताइए कि यूएस और इसराइल क्या कह रहे हैं। अभी आपने ये कहा कि वो ईरान जो हमले कर रहा है वो तो यूएस के जहां पर बेसिस है वहां पर कर रहा है। तो आप जरा सा जो लोग मारे गए हैं उनकी लिस्ट देख लीजिए। एयरपोर्ट पर, यूएई के एयरपोर्ट पर कौन सा अमेरिका का बेस बैठा हुआ है? वहां इतने सारे इंडियंस बैठे हुए थे, इतने सारे एशियंस बैठे हुए थे। वहां कौन सा यूएस का बेस बैठा हुआ था जिसको ईरान टारगेट कर रहा था? सर आप मुझे बताइए तो हाँ सही।
और वो भी अभी आपने जो दलील दी, ईरान कह रहा है कि भाई वो यूएस बेसिस को टारगेट कर रहा है, तो इसराइल और यूएस के लॉजिक पर जाऊं मैं, तो वो तो ये कह रहे हैं कि हम ईरानियों को थोड़ी टारगेट कर रहे हैं, हम तो टारगेट कर रहे हैं जहां खामेनी साहब और जो उनके साथ जुड़े हुए लीडर्स रहे हैं, हम तो उनको टारगेट कर रहे हैं। तो दलीलें तो दोनों अपने बचाव में यही दे रहे हैं, लेकिन मारे तो निर्दोष लोग जा रहे हैं ना सर। हाँ, आदित्य जी आपने बिल्कुल सही कहा। अभी हमारे ईरान से 200 के करीब एक शिप में मेहमान आ रहे थे, किस तरीके से अमेरिका ने उस पर अटैक कर दिया। और जबकि वो तो ये हमारे अपने भारत की सेना के साथ युद्ध आभास के लिए वो आ रहे थे, हमारे मेहमान थे, लेकिन अमेरिका ने जिस तरीके से उन पे अटैक करा, तो ये भी तो पूरी दुनिया ने देखा। बगैर कोई चेतावनी दिए, बगैर कुछ करे हुए, तो इसका भी तो कुछ ना कुछ बात होनी चाहिए, अमेरिका ने क्यों कर दिया। और जबकि वहां उस जो युद्ध पहुंच गई थी, पूरी सबकी उसकी अच्छी जानकारी दी गई थी, बताया मैं गया था जो आपसे सारी चीज। सवाल पूछ रही हूँ यूएई एयरपोर्ट पर हमले का, मैं तो अभी गई नहीं आगे, कितने सारे वीडियोस हैं जिनमें रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस को टारगेट करने की बात कही जा रही है। अभी जो इसराइल में भी टारगेट किया जा रहा है, ऐसा थोड़ी है कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस को ही टारगेट किया जा रहा है, रेजिडेंशियल एरियाज को टारगेट किया जा रहा है। लोग बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं भाई कि देखिए इतना बड़ा क्रेटर हो गया, इतना बड़ा गड्ढा हो गया, यहाँ गिर गई, फलाना बिल्डिंग गिर गई, लोग भाग रहे हैं इसराइल के, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो आप मुझे ये तो बताइए कि आपकी यार्डस्टिक अलग अलग क्यों है? सिविलियन तो दोनों तरफ मारे जा रहे हैं ना सर। हाँ, आदित्य जी देखिए, युद्ध जो है, युद्ध किसी भी देश का हो, युद्ध से हमेशा हर देश के नागरिक का नुकसान होता है और इकोनॉमी लॉस में जाती है। और देखिए, दुनिया के अलग अलग देश जहां उससे जुड़े हुए होते हैं, वो भी प्रभावित होते हैं। और रही बात, एक और चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आपको पता होगा कि इंडिया पाकिस्तान का जिस तरीके से युद्ध हो रहा था, तो डोनाल्ड ट्रंप बार बार आ रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि देखिए मैंने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रोकवा दिया। तो आज हमारे पास भी सुनहरी मौका है विश्व गुरु बनने का। हमारे भारत की तरफ से पहल करी जाए और ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में एक पीस रखा जाए, ताकि मुझे लगता है कि मध्यांतर की आज सख्त जरूरत है कि भारत अगर उसमें अपना अहम रोल निभा दे, तो ये युद्ध जो बंद हो जाएगा और इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ भारत को जाएगा, क्योंकि ये असली वाला है। क्योंकि आपसे जो डोनाल्ड ट्रंप तो हमेशा फर्जी बातें किया करते थे। आपसे मैं जो सवाल कर, डोनाल्ड ट्रंप तो जो कर रहा है दुनिया देख रही है सर। मैं डोनाल्ड ट्रंप का बचाव के लिए नहीं आई हूँ, ना मेरा डोनाल्ड ट्रंप से कोई लेना देना, मैं भारतीय हूँ, मेरा भारत से ही लेना देना। आप ये मुझे बताएं, अभी आपने ये कहा कि ये ईरानियंस को मार रहे हैं, उनकी दलील मैंने आपको बता दी। आप ये बताइए यूएई में एयरपोर्ट पर, दुबई एयरपोर्ट पर कितने यूएस का बेस कहाँ है? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ। हाँ क्या देखिए आदित्य जी, आप सुन आप लीजिए। सही को देखिए जब गलत आप, को गलत बोलिए ना सर। हाँ आदित्य जी, जब आप बेस की बात करते तो फिर देखिए मैं इजराइल की बात करूंगा। देखिए इजराइल लेबनान पे, जॉर्डन पे, आसपास के जितने भी ममालिक हैं उन सब पे अटैक कर रहा है। तो ये क्यों कर रहा है? तो भाई अब तो इसका मतलब ये है कि इनके पूरी दुनिया के अंदर तानाशाही चलेगी क्या? किसी भी देश पे ये किसी भी तरीके से अटैक कर सकते हैं। वेनेजुएला में जाके ये वहां के राष्ट्रपति को लाके अपने यहाँ देश में ला सकते हैं, ऐसा क्या चलेगा क्या दुनिया के अंदर? और देखिए अच्छा हमारा ईरान भारत तो हमें यूएई को हमारा टारगेट भारत करे, तो हमेशा शांति की बात करता है। सऊदी को टारगेट करे ईरान तो उसको अलाउड है, कतर को टारगेट करे तो अलाउड है, मतलब मुस्लिम कंट्रीज को ईरान टारगेट करे तो अलाउड है, लेकिन वही यूएस और इसराइल आपको उस पर दिक्कत है। ठीक है, अब एक सेकंड रुकिए। नाजिया, आपने सुन लिया दलीलें क्या दी जा रही है। मैं एक एक डिस्कशन हुआ है, और वो डिस्कशन ये हुआ है कि भाई भारत के मुसलमान को कई लोगों ने लिखा कि भाई कश्मीर में जो भीड़ हमने देखी, जो शिया कम्युनिटी निकल कर आई, दो बातें हैं, मैं दोनों बातें जो सवाल मैंने हाजी नाजिम से पूछे थे वही मैं आपसे भी पूछ रही हूँ। क्या जो शिया और मुस्लिम का डिवाइड था खमनी साहब की मौत के बाद, वो डिवाइड खत्म हो गया? अब ये दोनों अलग अलग नहीं रहे, ये यूनाइट हुए हैं क्या? और दूसरा ये कि लोग ये कह रहे हैं कि भारत के मुसलमान को ईरान की तो चिंता है, पर उन्हें पहलगाम विक्टिम्स की चिंता क्यों नहीं होती? ये लोगों ने कहा, ये मैं नहीं कह रही, ये लोगों ने कहा। अदिति जी, वंदे मातरम आपको भी, मेरे को पैनलिस्ट को भी और आपके व्यूअर्स को भी। देखिए, जो जो उम्मते रसूल होगा, जो सुन्नते रसूल होगा, वो कभी भी शिया के समर्थन में तो खड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि 1680 सीई 680 सीई 10 मुहर्रम का दिन था, और कुरान इस बात की वजाहत करता है, हदीसें इस बात की वजाहत करती हैं कि किस तरीके से इसी कौम ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 नवासे का सर तन से जुदा किया था और खंजर में लहराया था और अपनी जीत का जश्न मनाया था हमारे इमाम हसन इमाम हुसैन का सर तन से जुदा करने के बाद। तो जो
अब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आका मानते हैं, उनकी उम्मत में गिने जाते हैं और उनके सुन्नतों पर चलते हैं, वो कभी शिया कौम के समर्थन में इस तरीके से तो खड़े नहीं हो सकते हैं। दूसरी बात आती है कि एक बार फिर से शिया वो गलती कर रहा है जो उन्होंने उस वक्त किया था 680 सीई में, फिर से वही गलती हो रही है। तीसरी बात आती है कि मुझे इतनी घबराहट होती है मुसलमानों का ये रवैया देख करके भारत के अंदर, अदिति जी, कि मान लेते हैं एक सेकंड के लिए, सिर्फ एक सेकंड के लिए, कि ईरान और भारत में ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होता तो हमारे देश के मुसलमान तो भारत के खिलाफ हो जाते, और क्योंकि खमनेई तो इनके लिए पूजनीय हो गए हैं, खमनेई तो इनके आका हो चुके हैं, तो ये सारे जो मुसलमान जो अभी छाती पीट रहे हैं ये तो हमारे भारत देश के खिलाफ हो जाते हैं। तीसरी बात आती है कि ईरान ने अबू धाबी के अल दहरफा एयरबेस पे अटैक किया, टारगेट किया, रियाद पे टारगेट किया, यूएस नेवी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर पे टारगेट किया, बहरैन पे टारगेट किया, कतर पे टारगेट किया, कुवैत के अली अल सलीम एयरबेस पे टारगेट किया, इराक पे टारगेट किया, ओमान के डंक्यू पोर्ट पे टारगेट किया, जॉर्डन पे टारगेट किया, सीरिया पे टारगेट किया, अजरबैजान पे टारगेट किया, एंड तेरम और स्वीडन पे भी टारगेट किया। तो मुस्लिम कंट्रीज पे तो ईरान टारगेट कर ही रहा है, बहुत आराम से कर रहा है। ये तो रिपोर्ट मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ, और वो रिपोर्ट पढ़ के बता रही हूँ जिसको मुस्लिम्स बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, वो उसकी रिपोर्ट पढ़ के बता रही हूँ। मैं कोई नेशनल न्यूज की रिपोर्ट पढ़ के नहीं बता रही हूँ, मैं इंटरनेशनल और मुस्लिम कंट्री की रिपोर्ट पढ़ के बता रही हूँ, और वो भी ईरान की रिपोर्ट पढ़ के बता रही हूँ कि ईरान अचीवमेंट फील कर रहा है कि मैंने मुस्लिम कंट्री के इतने जगह पर हमने अटैक किया है और हमने टारगेट किया है। द थर्ड थिंग इज कि मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी उम्मत रसूल वाले हैं, जो हज कर चुके हैं, जो उम्रा कर चुके हैं, जो 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, जो ज़कात करते हैं, जो सुन्नत रसूल पर चलते हैं, उनको सऊदी अरबिया का पक्ष लेना चाहिए था, क्योंकि हमारी पाक मुकद्दस जगह और एक मुसलमान के मुकम्मल होने की जगह सऊदी अरबिया के पास है, यूएई के पास है, जहां मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा है, और जहां मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा है वो आज ईरान की मुखालफत में है, ईरान के खिलाफ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत के मुसलमान क्या दोबारा हज करने नहीं जाना चाहते हैं क्या? भारत के मुसलमान मोहम्मद बिन सलमान से और अल हन्नान के खिलाफ खड़े हो रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उनको कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी क्रिएट हो सकती है और मोदी की मुखालफत हो सकती है। जियो पॉलिटिकल डायस्पोरा जब बनता है और जियो पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन में जब हम एंटर करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं बोलना चाहिए। और शपथ के दौरान जब देश का प्रधानमंत्री शपथ लेता है तो उसमें जो गैजेट साइन करता है देश का प्रधानमंत्री, उसमें ये भी लिखा होता है क्लॉज में कि बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए हम जनता के सामने समक्ष नहीं रखेंगे, लेकिन जियो पॉलिटिकल डायस्पोरा पे हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज भारत का मुसलमान कह रहा है कि हम रो रहे हैं खमनी पर, तुम भी रो। अरे क्यों रोएंगे वो, क्यों रोएंगे? ये एक कॉन्फ्लिक्ट है, दो देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है और उसमें सऊदी अरबिया का इंटरवेंशन है, उसमें अमेरिका का इंटरवेंशन है, उसमें इजराइल का इंटरवेंशन है, वो उनका मामला है। जिस तरीके से भारत के मुसलमानों ने दीपू के मरने पर कुछ नहीं बोला, कश्मीरी हिंदू जेनोसाइड पर कुछ नहीं बोला, सलीम वास्तिक के गला कटने पर कुछ नहीं बोला, कन्हैया के गला कटने पर कुछ विरोध नहीं किया, तो उसी तरीके से अभी भी चुप रह जाओ। और खास करके सुन्नी मुसलमान को तो इस बीच में आना ही नहीं चाहिए। सुन्नी मुसलमान को इस बीच में आना है। जवाब लीजिए हाजी नाजिम। हाँ आदित्य जी, देखिए अभी जिस तरीके से नाजे जी ने कहा था कि कन्हैया के घर जो सर तन से जुदा वाली बात कही, देखिए हम लोगों को बड़ा दुख था नाजिया जी। और देखिए हाजी नाजिम खान जो है ना कन्हैया की फैमिली से मिला, पीड़ित परिवार से मिला, उनको आश्वासन दिया, लेकिन जब भारत के अंदर अखलाक की लीचिंग हो जाती है, तबरेज अंसारी को चोरी के इल्जाम में मार दिया जाता है, जुनैद नासिर को बोलोरे के अंदर जिंदा जला दिया जाता है, एक कोच के अंदर वर्दी धारक है उनका नाम पूछकर उनको मार देते, तो ये बता दीजिए कितने पीड़ित परिवारों से नाजिया इलाही या अन्य संगठन जाके उनसे मिले और उनको इंसाफ दिलाने की बातें करी। और रही बात ये पहलगांव की घटना का, जब आपने जिक्र करा था आदित्य जी, देखिए पहलगांव की घटना जो घटी, भारत के हर नागरिक को बड़ा दुख था और खास तौर पर मुस्लिम समाज को बहुत ज्यादा दुख था, क्योंकि इंसान आपने देखा होगा
कि पाकिस्तान से इंसान की शक्ल में हैवान आए थे, लेकिन वहीं इंसानियत को बचाने के लिए, हमारे हिंदू भाइयों को बचाने के लिए वहां इंसान की शक्ल में मुसलमान थे। मुसलमान भाई अपने हिंदू भाइयों की ढाल बन गए और अपने हिंदू भाइयों की हिफाजत करी। लेकिन यहाँ पे नाजिया इलाही जी बार बार नाजिया इलाही जी मोदी जी की बात कर, नहीं 10 सेकंड हो, मैं कह रहा हूँ मोदी जी की बात कर रही थी। मोदी जी हमारे मुल्क के वजीर आजम है, हम बड़ा फक्र महसूस करते हैं अपने मुल्क के वजीर आजम पर, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि ये मुल्क सुरक्षित हाथों में। हम लोग कभी भी मुल्क के वजीर आजम के खिलाफ कभी भी बात नहीं करते, हमेशा मुल्क के वजीर आजम के साथ खड़े होते। लेकिन अगर ये कह देना कि मोदी जी के खिलाफ जाना वो जाना, इस तरीके का एक भ्रम शायद मुझको लगता है कि नाजिया इलाही जी फैलाने की कोशिश कर रही है। 140 करोड़ की आबादी अपने मुल्क के वजीर आजम के साथ खड़ी है और इंशाल्लाह हमेशा खड़ी रहेगी। और देखिए ईरान या इजराइल या अमेरिका को लेकर हमारे भारत सरकार का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट होगा वो हमारे लिए वैलिड है। हम अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट को सर्वोपरि मानेंगे जो भारत सरकार की तरफ से आएगा। ठीक है हाजी नाजिम, एक तो आपने जो कहा कि पहलगाम के बाद बहुत मदद की वहां पर, सर ऐसी रिपोर्ट्स आए जिसमें लोगों ने ये कहा कि उन्हें बहुत दिक्कतों का वहां पर सामना करना पड़ रहा है, और ओवरग्राउंड वर्कर्स का जो रोल था उस अटैक में, उस पर भी बहुत बात हुई है। सर मैं उस डिटेल में जाना नहीं चाहती हूँ, तो स्वीपिंग स्टेटमेंट ना आप दीजिए ना कोई और दे, लेकिन नाजिया ने एक सवाल पूछा था कि भारत और ईरान में अगर युद्ध हो जाता, वैसे बाय द वे हमारी इस दुनिया में लोगों की याददाश्त कम है, लेकिन मुझे अभी तक याद है खamenei साहब ने पोस्ट किया था भारत के मुसलमानों को अंडर अटैक बताकर, बहुत सारे लोग भूल गए इस बात को। उस दिन आपको अच्छा लगा था कि बुरा लगा था? अभी आपने भारत के प्रधानमंत्री की शान में बहुत कसीदे पढ़े हाजी नाजिम जी, अच्छा लगा था आपको जब खamenei साहब ने पोस्ट किया था भारत के मुसलमानों के बारे में, कहा था भारत का मुसलमान अंडर अटैक है, आपको अच्छा लगा था उस दिन? ये बताइए आप मुझे। हाँ, देखिए आदित्य जी, अभी आपने कहा खामेनी साहब ने इस तरीके के अल्फाज का, तो देखिए हम लोग तो भारतीय हैं, अपने भारत की बात करेंगे, और जो भारत का स्टैंड होता है वो हम लोगों का स्टैंड होता है और हमारे लिए सर्वोपरि होता है जो भारत सरकार लेती है। और रही बात यह कि ईरान और अभी भारत की बात कही थी, अगर इनमें युद्ध हो जाए तो कहाँ हम अपने भारत के साथ खड़े हुए होंगे, क्योंकि हम लोग भारतीय हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि भाई ये मजहब इस्लाम को मानने वाले हैं तो ईरान के साथ बहुत खड़े होंगे, हमारे लिए हमारा देश सर्वोपरि है। बहुत अच्छी बात आपने कही है, लेकिन आप अब नाजिया इलाही खान वो कह रहे हैं कि अगर भारत अंडर अटैक आएगा तो हमारी लॉयल्टी भारत के लिए, किसी और देश के लिए? अदिति जी, मैं बहुत आभारी हूँ कि एक हाजी साहब ने अपनी जुबान से, क्योंकि वो हज करके आए हैं तो उनका रुतबा साधारण मुसलमान से थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाता है जब कोई व्यक्ति हज करके आया हुआ होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने, जाहिर सी बात है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, देवबंद, जमायतुल उलमा ए हिंद, असदुद्दीन अवैसी, सबके बिहाफ में ये बात रखा होगा, और 22 करोड़ से अधिकतर भारत देश के मुसलमानों के बिहाफ में ये बात रखा होगा, और हमें वो दिन दोबारा नहीं देखना पड़ेगा जो दिन 1947 में भारत के टुकड़े होकर के पाकिस्तान बनते हुए देखना पड़ा था, क्योंकि तब तो बहुत कम मुसलमान थे, लेकिन उन्होंने मुस्लिम लीग बना करके जिस हिसाब से भारत के टुकड़े करके पाकिस्तान बनवाया, कम से कम हाजी नाजिम भाई साहब की बात सुनने के बाद मुझे इतनी तो शांति मिल रही है कि उन्होंने इस भारत देश के प्रत्येक हर एक ईच एंड एवरी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन का अभी वो आवाज बन करके बैठे हैं, और वो इस बात की जिम्मेदारी ले रहे हैं अदिति दी आपके सामने कि अगर कभी ऐसा कोई मसला सामने आया तो भारत का मुसलमान भारत की सुरक्षा, भारत की रक्षा के लिए खड़ा होगा, ना कि मुसलमानों के साथ खड़ा हो जाएगा, चाहे वो पाकिस्तान का हो चाहे वो ईरान का हो। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, तो देती हूँ हाजी नाजिम जी, बात पूरी करने दीजिए फिर मैं आपको फ्लो दूंगी। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि ऐसे इस्लामिक स्कॉलर जो अभी हाजी नाजिम जैसे बैठे हुए हैं, बड़े भाई हैं मेरे या छोटे भाई हैं मेरे, तो ऐसे इस्लामिक स्कॉलर, ऐसे प्रीचर का सामने आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से आई लव मोहम्मद का प्रोटेस्ट निकलता है और पैगंबर मोहम्मद के नाम की बेहुरमती होती है बैनर और होर्डिंग बना करके, जिस हिसाब से सीए एनआरसी के खिलाफ प्रोटेस्ट निकलता है और भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह का नारा लगता है, जिस हिसाब से अभी खamenei के लिए लखनऊ में, कोलकाता में, दिल्ली में हर जगह प्रोटेस्ट निकल रहा है, छातियां पीट रही हैं महिलाएं, कह रही हैं कि हम औलाद पैदा ही इसलिए करते हैं ताकि वो शहीद हो जाए। तो ऐसे लोगों का, ऐसे मुसलमानों का मुंह बंद कराने के लिए हाजी नाजिम साहब को बड़े से बड़ा प्लेटफॉर्म देना चाहिए, ताकि इनकी आवाज बहुत आगे जाए मुसलमानों तक और वो समझ सके कि एक हाजी,
एक हाजी मुकम्मल 5 इस्लाम के फराइज पूरे करने वाला व्यक्ति कह रहा है कि वो भारत के साथ खड़ा है, ना कि वो खमनेई के साथ खड़ा है। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा हाजी नाजिम साहब के साथ बैठ करके। जी आप बोलिए। आदित्य जी, हाँ आदित्य जी देखिए, बिल्कुल देखिए, हम लोग भारतीय हैं, भारत के साथ खड़े रहेंगे। अगर हमारा युद्ध अगर चाहे अमेरिका से होगा तो हम अमेरिका से भी लड़ेंगे, इजराइल से होगा तो इजराइल से भी लड़ेंगे। और देखिए, मैं देखिए आपके चैनल में बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि हम भारतीय मुस्लिम हैं और हम अपने भारत के साथ खड़े हैं। भारत का मुकाबला युद्ध में चाहे पाकिस्तान से हो, अफगानिस्तान से हो या किसी भी ममालिक से हो, तो देखिए हम अपने भारत के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह अपने भारत को फतेह कराएंगे। और रही बात ये, अभी नाजिया इलाही जी ने एक बात कही थी पार्टीशन वाली बात, तो मैं बता दूं कि देखिए 1937 का जिक्र मैं करूंगा। 1937 में हिंदू महासभा थी, वो एक फार्म भरवा रही थी 1941 के अंदर हिंदू महासभा बंटवारे। सुन लीजिए, 1937 में हिंदू राष्ट्र की बात कर रही थी, 1941 में नाजिया जी सुन लीजिए, जब मैंने आपको सुना तो आप भी सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। It's completely हवाबाजी। So don't create हाँ, सुन लीजिए नाजिया जी, जब मैंने आपको सुना तो आप भी सुन लीजिए। देखिए भाई, आप अगर झूठ बोले तो मैं आपके झूठ को सच साबित नहीं कर सकता। अगर जब मैं सच बोलूंगा तो मेरे सच को आप झूठ साबित नहीं कर सकते। सुन तो लीजिए आदित्य जी, शायद अगर आपने जो इन्हें बताया था कि भाई एक दूसरे के बीच में नहीं बोलेंगे, तो मुझे लगता है नाजिया जी को चुप रहने में। एक सेकंड हाँ, मेरा जो मैं अभी पूरी बात सवाल हो है, जाने दीजिए, पूरी बात हो जाने दीजिए जो नाजिया जी ने कही है। नहीं सुनिए, पहले मेरी बात एक सेकंड सुनिए। भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ या नहीं हुआ, बस मुझे हाँ इतना सुन लीजिए, बताइए। हाँ आदित्य जी देखिए, मैं उसी बात पे आ जाता हूँ। मैंने 1937 का जिक्र इसलिए कहा क्योंकि हिंदू महासभा हिंदू राष्ट्र की बात कर रही थी। लेकिन फिर मैं आ जाता हूँ 1941 में। 1941 में एक फार्म हिंदू महासभा भरवा रही थी और कह रही थी कि हिंदू भाइयों से कि आप हिंदू हैं। उधर जिन्ना एक फार्म भरवा रहा था, कह रहा था कि आप मुस्लिम हो। अगर ये दोनों अगर ये एक ही फार्म पे ये भरवा देते कि आप भारतीय हो, तो मुझे लगता है कि मेरे भारत का कभी विभाजन नहीं होता। और वो काला इतिहास है जो मेरे देश का बंटवारा हो गया, उस दिन को हम नहीं भूल सकते ये आदित्य। डिबेट नहीं है, लेकिन ठीक है, जल्दी से नाजिया 20 सेकंड्स में वापस इस मुद्दे पे लौटना चाहती हूँ। जल्दी से जो आप बोल रही थी, आप अपनी बात रख ले। ये जो अभी हिंदू राष्ट्र और हिंदू महासभा की बात कर रहे हैं और फॉर्म भरवाने की बात कर रहे हैं, ये एक प्रोपेगेंडा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इतिहास गवाह है इस अब बात मैं भी का। तो आपकी बात को प्रोपगंडा कह सकता हूँ कि आप भी प्रोपगंडा के तहत बात कर रही हैं। नहीं नाजिया जी, आप भी प्रोपगंडा के तहत बात कर रही हैं। लेट मी कंप्लीट हाजी नाजिम भाई साहब। मुस्लिम लीग, रजाकार और जिस हिसाब से उस आप वक्त 1941 लोगों का ने इतिहास पढ़ना, पाकिस्तान बनाने 1941 की का जिद फॉर्मेट मांगी, पढ़ना। ये इतिहास गवाह है भाई। इसमें भाजपा के नहीं, स्टेटमेंट जो की मैं इतिहास आपको बता रहा हूँ नाजिया जी, आप तो एडवोकेट हैं, आप सर्च मार लीजिए भाई। गूगल का जमाना चल रहा है, बिल्कुल फटाफट सर्च मारिए। मैं तो आप आपको कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि जो गूगल पे आप पढ़ लीजिए। कभी गए हाजी नाजिम, आप जब बोल रहे थे मैं बिल्कुल चुप थी ना, एकदम खामोश थी मैं, बिल्कुल, एकदम खामोशी से मैंने आपकी हाँ बात हाँ, सुनी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी हाँ बिल्कुल सुन आप रहा हूँ। रोजेदार है, मैं नहीं चाहती कि आपको रोजे में कोई तकलीफ हो। कल भी आपको मैं रोजा भी नहीं रखना। चाहता नाजिया जी, हाँ, मैं भी नहीं चाहता आपको कोई तकलीफ हो, आप बात रखिए। हाँ। तो जिस आप हैदराबाद के लाइब्रेरी में कोई भी चला जाए, उसमें रजाकारियों ने जो पाकिस्तान बनवाने के लिए जो कुकर्म किया था वो लिखा हुआ है। उसके बाद में मुस्लिम लीग ने जो कुकर्म किया था भारत के टुकड़े करने के लिए, वो सब इतिहास में गवाह है। तो ये अचानक से जो बात हाजी नाजिम साहब रख रहे हैं, उसका कोई प्रूफ होगा उनके पास? क्योंकि आई हैव मल्टीपल प्रूफ, मल्टीपल प्रूफ जिसमें ये पता चलता है कि रजाकारियों ने किस तरीके से भारत के टुकड़े करने के लिए साजिशें रची थी और मुस्लिम लीग ने किस तरीके से साजिशें रची थी। तो ऐसे ठीक है, चलिए लेट्स कम बैक टू द टॉपिक नाउ, दैट्स अनदर डिबेट, और हम इस पे बाद में कभी डिबेट करेंगे अलग से। लेकिन अभी पॉइंट जो उठ रहा है हाजी नाजिम, वो ये उठ रहा है कि भारत के मुसलमान को ईरान को लेकर इतनी तकलीफ है, उसे सऊदी का मुसलमान नहीं दिख रहा, कतर का मुसलमान नहीं दिख रहा। यहाँ एक डिबेट ये वापस स्टार्ट हुई, वो ये है कि भारत के मुसलमान के लिए भारत बड़ा है या उसका धर्म बड़ा। और आपने अपना जिक्र किया, देखें आपने बहुत सेन बातें की है, बहुत समझदारी भरी बातें की, उसके लिए मैंने आपकी तारीफ भी की है। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि जब बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे थे, तो मैं आपको दो बातें याद दिलाना चाहती हूँ। एक तो बांग्लादेश का स्टेटमेंट, जो कि ईरान पर ये जो हमले हैं यूएस और इजराइल के, उसमें कहीं भी उन्होंने ईरान को डिफेंड नहीं किया है, पहली बात।
अब दूसरी बात, आपने ये कहा कि जी भारत में प्रोटेस्ट हुए। प्रोटेस्ट का तो मुझे नहीं याद आता सर, लेकिन मुझे साजिद रशीदी, जो कि अपने नाम के आगे मौलाना लगवाते हैं, उनका वो वायरल क्लिप जरूर याद आता है जिसमें उन्होंने ये कहा था भारत के मुसलमान का बांग्लादेश के मुसलमान से क्या लेना देना। और अगर ये नहीं हुआ हो तो आप मुझे बता दीजिए। हाँ आदित्य जी, देखिए ये देश संविधान से चलता है, और देश जब नहीं, संविधान मुझे से पता चलता है है तो यहाँ हर किसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच की परमिशन है। और देखिए यहाँ मौलाना साजिद साहब की बात आपने करी, तो देखिए वो अपने संविधान के दायरे में रह के और किस तरीके का बयान दे रहे हैं। अगर मुझे लगता है कि अगर वो बयान उनका गलत है तो देखिए भारत सरकार को उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, सरकार को एक्शन लेना चाहिए अगर लगता है कि उन्होंने कोई आपत्तिजनक बयान दिया। लेकिन हम लोग भारतीय भारत की बात करेंगे, और हाजी नाजिम खान को तो बड़ा फक्र महसूस होता है कि भारत की इस पाक सरजमी की मिट्टी में पैदा हुआ, और इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि भारत की इस पाक सरजमी की मिट्टी में मैं दफन भी हो जाऊंगा। मैं तो फक्र करता हूं अपने भारत होने पर, भारतीय होने पर। और रही बात यह कि जब यहाँ पर आ जाती है कि ईरान मुस्लिम देशों पर अटैक कर रहा है, तो देखिए हम लोग भारतीय हैं, हम लोगों को अपने भारत के भविष्य की बात करनी चाहिए। भारत को लेकर जिस तरीके का मामला है उसको हमें देखना चाहिए। और मैंने एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कही थी, जो हमारा भारत सरकार का स्टैंड होगा वो हमारे लिए सर्वोपरि है। अब भारत सरकार जो भी स्टैंड लेगी उसमें तो 140 करोड़ की जो आबादी है उनकी सबकी सर्व सहमति होती है, तो इसलिए इसमें ना इफ है ना बट है। लेकिन अगर ये कह देना कि अकेले मौलाना साजिद रशीदी साहब को अगर आप ले, तो भारत के अंदर ऐसे बहुत सारे महान पुरुष पड़े हुए जो इजराइल का झंडा उठाकर लेकर चल रहे हैं, जबकि इजराइल से हम लोगों को क्या लेना। आपने देखा होगा भारत के अंदर ट्रंप के लिए कितने यज्ञ पूजा पाठ हो रहे, उससे ट्रंप से हमें क्या लेना। भाई हमें तो अपने भारत के लिए लेना। अगर आपको पूजा पाठ करवानी है तो मोदी जी के लिए करवाइए और अपने देश के लिए कराइए, और करवा रहे ट्रंप के लिए। और उसी ट्रंप ने दूसरे ट्रम्प के अंदर क्या करा, कभी तो वो इतने आपकी बात कभी कुछ बिल्कुल ठीक लेके आ है, जाता। तो आदित्य जी आपकी ऐसे तो नहीं बात होना चाहिए। और खुद मानती हूँ। लेकिन सर आप उसके, लेकिन उसका रेफरेंस पॉइंट हम क्या उठा रहे हैं, उसका रेफरेंस पॉइंट है जो हमने प्रोटेस्ट देखे हैं भारत में। मैं बहुत सारे पढ़ रही हूँ मुस्लिम वॉइसेस को, आपने तो बहुत समझदारी भरी बातें की हैं हाजी नाज़िम। वो तो ये कह रहे हैं अरे खमेनी साहब ने वो कर दिया जो जिंदा रहते हुए नहीं कर पाए, शिया सुन्नी एक साथ आ गए, देखो लोगों में कितना गुस्सा है। ऐसे ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं महिलाओं को, कहीं मुझे भेज दो ईरान में लड़ने के लिए तैयार हूँ। और वह ईरान की औरतें जो है एक बड़ा वर्ग है, वो ये कह रहा है कि हमारे साथ इतना बुरा होता था। आप शायद उस महिला को भूल गए होंगे जिसे बुर्का ना पहनने के लिए अपनी कीमत चुकानी पड़ी जान देकर। आज शायद उन 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 महिलाओं की, क्योंकि आपने एक बैलेंस्ड व्यू की बात की, तो बिल्कुल एक बात बिल्कुल ठीक है ना, मुझे ईरान से लेना देना, मुझे यूएस से इजराइल से लेना देना है। और मुझे ये भी पता है कि भगवान न करे कभी जंग हो भारत की, लेकिन जंग होगी तो भारत को अपने बूते ही लड़नी पड़ेगी, और अपने ही बूते वो जीती जाएगी। जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा था, ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। तो ये किसी को मुगालता है कि फलाना आएगा हमारी मदद करने के लिए, मैं सब दर्शकों से कह रही हूँ कि फलाना आ जाएगा, ये हमारी हेल्प कर देगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आज आप लेसन नहीं सीख रहे कि रशिया और चाइना, जो कि ईरान का बड़ा मित्र होने का दम भरते हैं, और जिस तरीके से ईरान इस समय खुले में है और कोई इसके साथ खड़ा दिखाई नहीं दे रहा, तो आप समझ लीजिए कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में कहां पर खड़े हैं इस तरह के संबंध। तो अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। नाजिया आप बात पूरी कीजिए, आप कहना चाह रही थी कुछ। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि भारत के मुसलमानों को समझना चाहिए, और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी के सबसे करीबी नेता और बहुत ही दबंग नेता, जो 2025 और 24 में कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल कुरानिक हो जाएगा, इस्लामिक हो जाएगा, जो इस्लाम में पैदा होता है वो सौभाग्यशाली होता है, जो हिंदू में पैदा होता है वो दुर्भाग्यशाली होता है। उनकी बड़ी बेटी दुबई में फंसी हुई थी, उम्रा करने के लिए गई थी। तो उनकी बड़ी बेटी को कलकत्ता एयरपोर्ट तक पहुंचाने वाला कौन? यही केंद्र सरकार, मोदी की सरकार। और ये फरहाद हकीम, ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जो ममता बनर्जी के बगल में खड़े होकर के मोदी को कोसते नहीं है। लेकिन उनकी बड़ी बेटी को दुबई से सुरक्षित पूरी प्रोटेक्शन के साथ कलकत्ता एयरपोर्ट में उन्होंने तस्वीरें भी डाली हैं अपने एक सैंडल पर, और उस वक्त वो कह रही है कि देश की सरकार का मैं धन्यवाद करती हूँ कि मुझे सुरक्षित यहाँ पहुंचा दिया गया। अब आती है दूसरी बात कि जो कोई भी डोनाल्ड ट्रंप के लिए पाठ पूजा कर रहा है, जो कोई भी इजराइल के झंडे के साथ खड़ा है, वो एटलीस्ट भारत के टुकड़े करने का नारा नहीं लगा रहा है।
वो एटलीस्ट प्रोटेस्ट करके अफरा तफरी का माहौल नहीं मचा रहा है, वो एटलीस्ट किसी भी तरीके का असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल किसी तथ्य को बढ़ावा नहीं दे रहा है। लेकिन आप सोचिए कि मोदी शाह तेरी खबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये मानसिकता सोचिए। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे खातल जिंदा है। याकूब मेमन के जनाजे की नमाज पढ़ेंगे, बुरहान वानी को शहादत का दर्जा देंगे। तो ये सारी मानसिकता इस बात को दर्शाती और बताती है कि कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो पाकिस्तान और टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग पर पल रहे हैं। अब अभी देखिए कि यहाँ तो आज का ही गैजेट आया है, आज का ही न्यूज है कि यूएई, सऊदी अरबिया और पाकिस्तान ने आपस में एक ट्रीटी साइन किया है कि जो कुछ होगा एक साथ होगा और ईरान के खिलाफ होगा। तो पाकिस्तान के खिलाफ बोलो, क्यों नहीं बोल पा रहे हो? हमें आपत्ति इस बात से है कि आपको खमनेई को पूजनीय समझना है, खमनेई को आपको आका समझना है, खमनेई को आपको पैगंबर मोहम्मद का दर्जा दे देना है। इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन घर के अंदर करो ना। आप भारत देश की अफरा तफरी क्यों मचा रहे हो? आज मेरे अब्बा का इंतकाल हो जाए, मैं पूरे भारत को नाक पर चढ़ा लूं, मैं पूरे भारत को अपने सिर पे चढ़ा लूं? ऐसा नहीं हो सकता है। आपको जो ग्रीफ करना है, आपको जो मातम करना है, वो आप अपने घर के अंदर करो। और आप देश के प्रधानमंत्री पर ये प्रेशर नहीं बना सकते हो कि आप जंग रुकवा दीजिए। अरे भैया, जब जंग रुकवाते हैं प्रधानमंत्री तो पौपा जंग रुकवा दिए, ये वाला ट्रोल होता है। और जब देश के प्रधानमंत्री किसी जियोपॉलिटिकल वजह से जो खामोश रहते हैं, तो भाई क्यों खामोश है? भाई जिस हिसाब से लखनऊ में प्रोटेस्ट हुआ है, मुझे तो लगता है कि मुहर्रम में भी ये लोग मातम करने के लिए ऐसे नहीं निकलते थे जिस हिसाब से निकले। एंड दिस इज वेरी अनपार्डनेबल, दिस इज वेरी अनएक्सेप्टेबल। ठीक है, हाजी नाजिर। हाँ आदित्य जी, देखिए मुझे नाजिया इलाही जी की बाकी बातें तो सही है, मगर एक बात तो मुझे बड़ी आपत्ति हुई और मेरी आपत्ति दर्ज कराना जरूरी है। देखिए, इन्होंने खामनी साहब को जो बराबर का दर्जा पैगंबर इस्लाम से दिया, इन्होंने कहा, तो मुझे ये आपत्ति है, पैगंबर इस्लाम के बराबर मर्तबा कोई नहीं ले सकता पैगंबर इस्लाम के। तो इसलिए इनको अपने इन अल्फाजों को वापसी लेना चाहिए। और रही बात ये कि जिस तरीके से अब इन्होंने कहा कि भारत के अंदर अगर कोई इजराइल के झंडे लेकर चलता है तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अगर ये मान के चलिए, अगर कोई मुस्लिम समुदाय अगर किसी दूसरे मुल्क, दहशतगर्द मुल्क का अगर झंडा उठा ले तो उसके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। अब मैं तो ये कहता हूँ, हमारे अपने देश का झंडा है तिरंगा, उसको लेकर चले, कहीं पे भी लेकर चले, चाहे वो कोई भी समुदाय का हो। दूसरे मुल्क के झंडे से हम लोगों को फायदा क्या है? क्यों उठाएं दूसरे के झंडे? हम तो सिर्फ और सिर्फ अपनी आन बान शान, हमारा जो तिरंगा, हम तो उसे ही लेके चलेंगे। एक सेकेंड, आपके सुनने में हाजी नाजिम जी थोड़ा सा फर्क रह गया। एक तो उन्होंने दोनों को पैगंबर साहब को इक्वेट नहीं किया। नहीं, बिल्कुल आप दोबारा सुनना जो नाजिया इलाही जी ने कहा। नहीं, नाजिया इलाही आपने क्या कहा? चलिए मैं नाजिया इलाही से पूछ लेती हूँ आपके सामने। बनाना चाहते हैं और शिया मुसलमान जो है वो खमनेई को अपना आका ही समझते हैं, बिल्कुल समझते हैं। जैसे हम सुन्नी मुसलमान पैगंबर मोहम्मद को अपना आका समझते हैं। तो अगर कोई समझना चाहता है तो आप भी कोई नहीं होते हाजी नाजिम उसको रोकने वाले, आप भी कोई नहीं होते। खमनेई को अगर कोई पूजनीय समझ रहा है, एक समुदाय फिरका, हमारे 72 फिरकों में अगर कोई एक फिरका खमनेई को अगर पूजनीय समझ रहा है तो आप उसको रोक नहीं सकते। आप जैसे हम लोग मजार नहीं जाते, हमारे लिए मजार अनपार्डनेबल सिन है, लेकिन कुछ लोग हैं जो जाते हैं। अब जैसे हम लोग इमामबाड़ा नहीं जाते हैं, लेकिन शिया मुसलमान के लिए इमामबाड़ा ही सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल रखने वाला और पवित्र जगह जो है वो इमामबाड़ा है। तो 72 फिरकों के सोच विचार अलग होते हैं और अगर कोई ऐसा करना चाहता है तो आप भी उसको नहीं रोक सकते हैं। तो आप उसको अलग कॉन्ट्रडिक्शन में मत लेकर जाइए। दूसरी बात मैंने कही कि इजराइल का झंडा अगर कोई पकड़ना चाहता है और वो अपने घर के अंदर है तो उसमें कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं है। आपको जो आदित्य जी, मैं वीडियो दिखाऊंगा, वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है जो हमारे अपने भारतीय लोग जो थे इजराइल का झंडा लेकर किस तरीके से चल रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, अगर वो इजराइल का झंडा उठा सकते तो हमारा तिरंगा लेकर क्यों नहीं चल सकते? अरे क्या इजराइल आपको क्या चीज दे रहा है जो आप इजराइल का झंडा भी, इजराइल की तारीफें भी कर रहे हैं, लेकिन जो भारत आपको खाने के लिए दे रहा, जो भारत आपके पूर्वजों के साथ साथ आपकी परवरिश कर रहा, उस भारत के तिरंगे को उठाने में शर्म कर लेते हैं। झंडा भी उठाते हैं, वंदे मातरम भी बोलते हैं, भारत माता की जय भी बोलते हैं, हर हर महादेव भी बोलते हैं। और 22 करोड़ से अधिक मुसलमानों नहीं, देखिए नाजिर जी, देखिए आप उनको सेफ जोन में मत डालिए।
नाजिया जी, आप उन लोगों को सेफ जोन में मत डालिए। देखिए, अगर कोई मेरे भारत के तिरंगे को लेकर चलता है तो हाजी नाजिम खान बड़ा प्रोटेस्ट तो फक्र नहीं कर महसूस रहा है करता ना, है। लेकिन अगर वो प्रोटेस्ट नहीं, मेरे करके मेरे भारत के तिरंगे की जगह अगर दूसरे मुल्क का अगर झंडा लेकर हाजी चलेगा तो नाजिम, हम लोगों को दिक्कत होगी। भारतीय लोगों को आपको दिक्कत सिर्फ एक होगी। ही है, जो हमारा तिरंगा उसी को साथ लेकर चलना है तो इंशाल्लाह। हाजी नाजिम, मैं आपसे क्या कह रही हूँ, तो आपको दिक्कत हो रही है खamenei साहब के लिए जो लोग निकल के आ रहे हैं बड़ी संख्या में सड़कों पर, आपको दिक्कत हो रही है? क्योंकि वो भारत की आइडेंटिटी, तो भारत का झंडा लेके तो नहीं आ रहे, वो तो हाँ, नहीं आ रहे ना आदित्य जी देखिए, झंडा लेके। आदित्य आप जी कौन देखिए, सी दिखा दो का झंडा लेके निकले हैं? आदित्य जी ये बता दीजिए, क्या भारत का संविधान प्रोटेस्ट करने के लिए मना करता है किसी भी समुदाय भाई को? मैंने आर्ग्यूमेंट ही नहीं दिया है, आपने ये आर्ग्यूमेंट दिया है सर। मैंने तो ये कहा हाँ, ही नहीं एक भी बार कि भाई उनको राइट नहीं हाँ, है। और दूसरी बात, मैंने और कहा, दूसरी बात, आप देख अगर लीजिए, आपने इतनी देर मुझसे बातचीत की, आपने कहीं सुना मुझे ये कहते हुए कि कैसे निकल रहा है? मैंने हाँ, अब मुझसे सुन मुझे लीजिए, आप देखिए, ये कहते हाँ, हुए एक बार भी। आदित्य जी, अब बात पूरी हो जाए। मैं ये कहता हूँ कि भाई वो जिस तरीके से अपने सड़कों पर चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं प्रशासन को देखना चाहिए। प्रशासन को उनको परमिशन, वो जाएँ प्रशासन से परमिशन लेके भी हमें यहाँ प्रोटेस्ट करना है। जैसे जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ था, उसी तरीके से अगर कहीं पे भी अगर आपको प्रोटेस्ट करना है, तो परमिशन लीजिए। लेकिन अगर ये कह दें ना कि भी देखिए सड़कें जाम होती हैं, सड़कों को ये कर रहे हैं, तो मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ एक बात कहता हूँ, आदित्य जी, बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ कहता हूँ, भई हम सब भारतीय हैं, भारत के सौहार्द बनाने की सबकी अपनी नैतिक प्लीज, ज़िम्मेदारी है। मैं ये नहीं बोल रही सर। आप ऐसे मत प्लीज चीजों को मिक्सअप मत कीजिए। मैं आपसे क्या नहीं, कह नहीं, रही हूँ, देखिए, आप मैं तो मैं सौहार्द बनाने की बात कर रहा हूँ। बात सुनिए 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 सुनिए, देखिए मैं ना पॉइंट याद रखती हूँ। आपने ये आदित्य कहा जी, कि मेरा इसराइल का झंडा लेके क्यों निकल रहे हैं, एक सेकेंड, मेरी इसराइल का नमाज का झंडा वक़्त लेके हो रहा है, जब, नमाज के लिए जाना मुझे, हाँ हाँ, नमाज के लिए जाना। करूंगी, बस मैं क्लोज करूंगी, बस एक मिनट दीजिए। आप क्योंकि मैं आपके पीछे आपकी कोई बात नहीं करना चाहती, क्योंकि वो उचित नहीं होगा। ठीक है, आपने ये कहा कि इसराइल का झंडा लेके जो निकल रहा है वो गलत बात है। ठीक है, यही कहा ना आपने कि भैया उसने भारत का जी, बिल्कुल। तिरंगा क्यों नहीं लिया, उसने इसराइल का झंडा क्यों लिया, यही कहा ना आपने। तो मैंने आपसे पलट के ये सवाल पूछा कि उसको ये अधिकार नहीं है आपके हिसाब से, लेकिन खामेनी जी के लिए जो प्रोटेस्ट, जो मातम मनाने निकले, उनको ये अधिकार है। तो वहां आप कहते हैं कि वहां पे प्रोटेस्ट का अधिकार है, पर अगर इसराइल का झंडा लेके, जो कि आप कह रहे हैं, मैंने तो जी सर वो वीडियो देखा नहीं तो मैं तो जानती नहीं, तो वहां पे आप मैं ये दिखा देता हूँ। भारत के खिलाफ बोल रहा है सर? क्या वो भारत की कब्र खोदने की बात कर रहा है? क्या वो ये कह रहा है कि भारत सत्यानाश हो जाए भारत का, या वो भारत के लिए शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, कुछ कह रहा है क्या ऐसा? भारत के खिलाफ कोई बात कह रहा है वो? हाँ, आदित्य जी देखिए, मैं तो एक चीज़ बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ कहता हूँ। देखिए, सर नहीं, देखो इज़राइल के साथ प्लीज, सत्यता चलिए, की पुष्टि हाँ, मैं कर नहीं सकती सर। आई एम नॉट हाँ, हाँ, और दूसरी अकाउंटेबल बात, फॉर, प्लीज डोंट ड्रैग मी इनटू दिस। ओके, ओके। देखिए, अब इस जिस तरीके वीडियो की में यहाँ पे सबसे बात हो आगे रही है, तो भारत देखिए का मैं ये झंडा कहना है। हाँ, सुन इस लीजिए वीडियो नाज़िया में जी, मैं ये सबसे आगे भारत का झंडा है। इस वीडियो में हाँ, देखिए, सबसे ऊंचे सिर्फ ऊंचे एक स्तर पर झंडा, भारत का हज़ारों, झंडा है। यानी कि कितने सारे झंडों में सिर्फ एक ही झंडा? मैं वो इस बात को, मुझे जहाँ आपत्ति होगी क्या मैं उसने करूँगा। भारत को और रही टुकड़े बात, करने हाँ, की सुन बात लीजिए, कही? अरे, क्या उसने अब सुन भारत तो को लीजिए। अशब्द कहा? क्या अरे उसने भा अफजल गुरु की मौत जो पर सुन शर्मिंदा लीजिए, होने की अगर जो बात भारत कही? के टुकड़े क्या करने उसने की बात कहता आतंकवादियों है को आदित्य भारत जी, में हम उसके दर्जा खिलाफ दिया? खड़े हैं। जो भारत को तोड़ने की बात करता है, भारत का मुसलमान उसके खिलाफ खड़ा है। और देखिए, भारत हमारा भारत है, भारत के ना कोई टुकड़े कर सकता है, ना भारत को कोई तोड़ सकता है। कर दिया भारत जिन्होंने पूरी मुस्लिम दुनिया लीग से और ज्यादा रजाकारों ने खूबसूरत, किया था। भारत से ज्यादा कोई मुल्क हो नहीं सकता। ठीक है सर, आप जाएं, आप नमाज पढ़े, मैं आपको नहीं रोकूंगी, आपकी फेथ के बीच मैं आऊंगी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बात की। नाजिया इलाही, अब आपका कमेंट, क्योंकि वो जा रहे हैं इस डिस्कशन से, तो मैं आपसे ये चाहती हूँ कि ये जो पूरा डिस्कशन हमने किया, इसमें इसका अगर मैं आपसे कहूं कि आपका क्लोजिंग कमेंट क्या है इसके ऊपर? ये तो फैक्ट है कि भाई सबको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, वो अधिकार तो आप नहीं छीन सकते, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड है। लेकिन डर का विषय तो है, क्योंकि जिस हिसाब से मुसलमान निकले हैं खमनेई के समर्थन में, ये एक डर का विषय है। दूसरी बात है कि जाहिर सी बात है कि किसी को प्रोटेस्ट करने से मना नहीं किया जा सकता, ये उनका फंडामेंटल और डेमोक्रेटिक राइट है जो संविधान देता है और हमारे भारत देश का संविधान देता है। लेकिन किसी भी प्रोटेस्ट में आप देश विरोधी का अगर नारा लगाते हैं या देश विरोधी आप काम करते हैं, बातें कहते तो हैं। वो या बातें करते हैं, तो फिर आपको तो डाउटफुल और यूएपीए एक्ट के अंदर लिया ही जाएगा। तीसरी बात आती है कि ईरान में जो हमारे भारत की जो बच्चियां फंसी हुई हैं वो वीडियो बना रही हैं कि मोदी जी हमें बुला लो, वो मुसलमान है,
और भारत में जो मुसलमान बेटियां हैं वो कह रही हैं मोदी जी हमको ईरान भेज दो, हम डोनाल्ड ट्रम्प का सीना चीर करके फाड़ करके खा जाएंगे। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि कंफ्यूज कौन है, या ये लोग सब कंफ्यूज करके 120 करोड़ को कंफ्यूज करके अपना काम कर लेना चाहते हैं। आज हाजी नाजिम ने बहुत अच्छी बात कही है, बहुत ही बैलेंस बात कही है, लेकिन क्या ये सारी बातें उन्होंने मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ में कहा है? क्या मुस्लिम क्या मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन majority हाजी को? नाजिम की बात को अग्री करता है? ये बहुत बड़ा सवाल है मेरे लिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु भी है, और ये बहुत लंबा डिस्कशन है और इस पर बात होनी भी चाहिए, क्योंकि हाजी नाजिम ने बहुत सेंसिबल बातें की। आज उन्होंने सेंसिबल बात कही, लेकिन सवाल फिर भी है, क्योंकि जब आप भीड़ देखते हैं, जब आप लोगों को इस तरह से सड़कों पर देखते हैं, जब वो ये कहते हैं अरे हमें मातम नहीं बनाने दिया जा रहा, और प्रशासन ये कहता है कि देखिए लॉ एंड ऑर्डर को लेकर खतरा है, लोग भूल जाते हैं कि पाकिस्तान में, मैं क्योंकि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से लगातार बात कर रही हूँ, वो बता रहे थे बड़ी संख्या में लोग मारे गए, प्रोटेस्टर्स मारे गए हैं। तो अरे भाई, आपकी जान बचाने के लिए प्रशासन कोई डिसीजन ले रहा है, शांति बनाए रखने के लिए प्रशासन कोई डिसीजन ले रहा है, तो आप उस डिसीजन को रिस्पेक्ट कीजिए, उस धर्म के चश्मे से मत देखिए। और आपकी देशभक्ति पर कोई सवाल नहीं है, तो आप क्यों प्रशासन के साथ या प्रशासन के हर फैसले को क्वेश्चन के दायरे में लेकर आना चाहते हैं, सवाल के दायरे में लेकर आना चाहते हैं? कुल मिलाकर पॉइंट उतना है। लेकिन नाजिया, थैंक यू सो मच। अगर आपका क्लोजिंग कमेंट है तो आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं तो आप ऐड करें, लेकिन आई रियली अप्रिशिएट कि आपने मुझे टाइम दिया और इस डिस्कशन में बहुत सारी चीजें जो थी, जो व्यू पॉइंट है, वो आपने क्लियर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री राम। जय जय श्री राम।